कल आपके सामने हमने एक सवाल रखा था कि अगर आपको 15 मैन स्क्वाड अपनी जो पर्सनल है वो फेवरेट है वो बतानी है तो आपकी क्या होगी नेपाल की। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचेस के लिए आप सिलेक्ट करना चाहेंगे। आप लोगों ने कई सारे लोगों ने अपनी अपनी स्क्वाड रखी है, सबकी अपनी अपनी अलग स्क्वाड है, सबकी अपनी अलग अलग पसंद है, उसमें कोई दोहराई नहीं है और उसको पूरी तरह से हम रिस्पेक्ट करते हैं। फिर हमने सोचा चलिए क्यों ना हम भी आपकी तरह हम भी एक नॉर्मल क्रिकेट फैन है तो हम भी अपनी 15 मैन स्क्वाड आपके सामने क्यों ना प्रेजेंट करने की कोशिश करें। थोड़ा एक चीज जरूर जानना चाहूंगा। जी हाँ बिल्कुल कि थोड़ा छोटा सा मुझे भी लगा था कि जब आपने कहा कि 15 मैन स्क्वाड करते हैं, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मैंने लेकिन मैं जरूर जानना ये जरूर चाहूंगा कि आखिर 15 ही क्यों, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, कुछ को क्या पता कुछ को भरा जाए ताकि भाई औरों को तो पता चले ना कैसा परफॉर्म किया है। 15 ही पर्टिकुलर स्क्वाड क्यों? जी हाँ, इसके पीछे बहुत वेल आंसर है मेरे पास कि 15 मैन स्क्वाड ही क्यों। देखिए आप जितने ज़्यादा प्लेयरों को उस स्क्वाड में भरेंगे, अगर आप 16 कर लेंगे, 17 कर लेंगे, 18 कर लेंगे, तो आपके पास एक माइंड में ये होगा कि हमें हर वनडे मैच में अपनी टीम को बदलना है। हमने पहले मैच में इतने रनों को खिलाया, उसमें से अगले मैच में 2-3 को हटा के फिर 2-3 को जगह दी जो बैठे हुए हैं बेंच में, फिर उसके बाद तीसरे मैच में आपने फिर 2-3 को जगह दी। ऐसे करके आपको बहुत सारे प्लेयर्स को वहां पर जगह देनी पड़ जाएगी। तो इससे जो एक पर्टिकुलर प्लेयर है और 2 पर्टिकुलर प्लेयर है उनको बहुत ही कम चांस मिल पाएगा इस प्लेइंग 11 में। अब आपके माइंड में जैसे कि कोच सर है, कोच सर के माइंड में एक नॉर्मल प्लेइंग 11 तो होगी ही होगी जो वो चाहेंगे कि अपने क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 में जाए। तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप उसी प्लेइंग 11 को यहाँ पर 2 मैचेस के लिए कम से कम कंटिन्यू रखें। अगर आप ज्यादा स्क्वाड में भरने लगेंगे तो फिर आपको ज्यादा चेंजिंग चॉपिंग करनी पड़ेगी। लिमिटेड स्क्वाड होगा तो आप 2 मैचों में सेम टीम रखिए, उसके बाद प्लेइंग 11 रखिए, उसके बाद तीसरे में आप जो बाकी बचे कुछ 4 प्लेयर है उनको आप इंक्लूड कर दीजिए। लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है वो प्लेइंग 11 कम से कम 2 मैचेस खेले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और 100 ओवर भी पूरे बैटिंग करें। यही सबसे बड़ा रीजन है कि 15 मैन स्क्वाड यहाँ पर रखी गई है। चलिए अब हम अपनी 15 मैन की स्क्वाड जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेयर की बात करें अगर तो सबसे पहले प्लेयर यहाँ पर कौन से? बिल्कुल ऑब्वियसली सबसे पहले प्लेयर हैं कप्तान, जो टीम के कैप्टन हैं संदीप लामिछाने, और कैप्टन है, फ्रंटलाइन बॉलर हैं, जो भी कहें उनके बिना ये टीम आगे चलेगी नहीं। अब कप्तान नए हैं तो सबसे पहला नाम उन्हीं का है। बिल्कुल, तो संदीप लामिछाने यहाँ पर कोई दोहराई नहीं है, कैप्टन है और बेहतरीन प्लेयर है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, वो तो रहने ही वाले हैं। उसके बाद अब यहाँ पर बारी आ जाती है बाकी 14 प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद कौन सा प्लेयर हमने रखा? बिल्कुल कुशल भुर्तेल हमारे अगले नाम है। कुशल भुर्तेल जो टीम के ओपनर भी हैं और फॉर्म से जूझ रहे हैं पर है इस हमारे स्क्वाड। सबसे बड़ा 2 रीजन है उनको इस टीम में रखने का। सबसे इंपॉर्टेंट कि हम अपनी उस बात पे अभी भी कायम है कि कुशल भुर्तेल और आसिफ शेख की जो जोड़ी है, ये ओपनिंग पेयर है, इसे आप वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के इस कम से कम वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की एंडिंग तक तो ऐसे ही चलने दीजिए। उसके बाद आपको जो फेरबदल करना है आप जरूर करिए। 1 सेकंड रीजन ये है कि ये बहुत अच्छा मौका होगा उनके पास कि वो फॉर्म में अपने वापस आए, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैच नहीं है। यहाँ पे आपको जीत का प्रेशर कम है बजाय लर्निंग के। आप यहाँ पर रुक के आप अगर यहाँ पर 20 बॉल में 10 रन मारेंगे, अगर कुशल भुर्तेल आए हैं और वो 20 बॉल में 10 रन पे नॉट आउट खेल रहे हैं तो कोई गम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर 20 बॉलों में या 25 बॉलों में 10 रन पे खेल रहे हैं, अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा, इसलिए कुशल भुर्तेल यहाँ पर जरूर होंगे। अब उसके तीसरे नंबर, बिल्कुल आपने नाम लिया उनका, उनके पार्टनर, ओपनिंग पार्टनर आसिफ शेख। जी हाँ, आसिफ शेख जो कि बीच में टूट गई है ये ओपनिंग पार्टनरशिप, लेकिन डेली क्रिकेट के लिए ये पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं टूटी है। अभी भी हमारी कुशल भुर्तेल आसिफ शेख की ओपनिंग पैर में रहेंगे और आसिफ शेख के बल्ले से अभी हाल फिलहाल कुछ रन निकले हैं T20 में सही, लेकिन काफी रन उनके बल्ले से अभी देखने को हमें मिले हैं। उम्मीद है कि ये वनडे में भी ऐसे बरकरार रहेगा और जो कुछ उनकी खामियां रही है कि वो उनका ऐसा रहा है कि 15-20 रन मारे और वो आउट हो जाते हैं। इस खामी को वो दूर करने की कोशिश पूरी जरूर करेंगे इन वनडे मैचेस की हेल्प लेकर। प्लेयर नंबर 4, बिल्कुल देव खन्ना हमारे प्लेयर नंबर 4 है और परफॉर्मेंस जो उनका हुआ था PNG के खिलाफ, जो एक सीरीज हुई 2 मैचों की, वहां पर टचअप दिखाया, एक थोड़ा सा दिखाया है, एक चिंगारी जिसे कहते हैं थोड़ा सा कि हाँ मैं खेल तो सकता हूँ, तो बस थोड़ा और ज्यादा उसकी जरूरत है, मैच की शायद उन्हें जरूरत है। बिल्कुल मैच की जरूरत है। सिर्फ 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं और ये बहुत अच्छा मौका होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ कि उनको तैयार किया जाए, उनको मैचेस दिया जाए। और मैं जरूर चाहूंगा कि देव खन्ना को 2 कम से कम वनडे मैचेस में मौका जरूर मिले। T20 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा, T20 को ऑफ साइड छोड़िए, दोनों बिल्कुल अलग फॉर्मेट होते हैं। वनडे में उनको जरूर इस टीम में लेना चाहिए। प्लेयर नंबर 5, बिल्कुल यहाँ मैं 2 प्लेयर का नाम लूंगा एक साथ, 5 और 6, ये दोनों ही बहुत मैटर करते हैं इस टीम के लिए, रोहित पुड़ैल और दीपेंद्र सिंह ऐरे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। वैसे तो हम
ये कहते हैं कि चलिए आप इन दोनों को इस टीम से बाहर रखिए और यंग प्लेयर्स को ज़्यादा मौके दीजिए ताकि वो इन मैचेस को खेल पाए, लेकिन ऐसा होना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यंग प्लेयर्स की मैं बात करूं, अगर उन्होंने वो प्रॉमिसिंग एक अपनी तरफ से फैक्टर अभी तक दिखाया नहीं है, तो इसीलिए वो सपोर्ट की अभी भी रोहित और दीपेंद्र की तरफ से जरूरत है। दीपेंद्र का तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो इन वनडे मैचेस को जरूर खेले, लेकिन ओवरऑल टीम स्क्वाड है, जाहिर सी बात है रोहित और दीपेंद्र हर हाल में इस टीम में रहेंगे जरूर। खैर उसके साथ साथ आप युवाओं को मौका दे सकते हैं, और वो हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। हमने अपनी स्क्वाड में भी ये जोड़ा है, और कैन ने भी जो है यंग प्लेयर्स को जोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस लंबे टाइम तक उनको मौके मिले, ये मेक श्योर करना होगा कोच और कैप्टन को। प्लेयर नंबर 7, बिल्कुल प्लेयर नंबर 7 है थोड़े से आने वाले, जी हाँ, इस टीम में वापसी करने वाले प्लेयर हैं वो, और वो है फॉर्मर कैप्टन ज्ञानेंद्र मल्ला। बिल्कुल, जी हाँ, ज्ञानेंद्र मल्ला को हमने इस 7th अपने स्क्वाड में जगह दी है। बिल्कुल। अब यहाँ पर बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे वो शायद सहमत हमसे ना हो, और बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि हम आपसे सहमत हो या आप हमसे सहमत हो। सब यही तो डेली क्रिकेट की सबसे बड़ी जो पॉइंट है, यूएसपी आप कह ले कुछ भी कह ले, वो यही है। हम सब जितने भी व्यूअर्स हैं सबकी पर्सपेक्टिव की इज्जत करते हैं। ये नहीं कि आप गलत हैं या हम सही हैं, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। हम हमेशा ये कहते हैं, आज तक किसी भी इंसान को या किसी व्यूअर को मैंने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि आप गलत हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, दुनिया ऐसी चलती है। ज्ञानेंद्र मल्ला को यहाँ पर लेने का आया जो सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जब सोचा, जब हम 15 मैन की स्क्वाड बना रहे थे अपनी डायरी में, तो ज्ञानेंद्र मल्ला को लेने का सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि अगर अभी भी हमें जो लगता था कि संदीप के अंडर वो शायद परफॉर्म करना नहीं चाहते, अगर ये चीज वो गलत साबित कर दे तो बहुत खुशी होगी। हमारे मुझ पर तमाचा मारे तो वो बहुत खुशी होगी, जी हाँ बिल्कुल, तमाचा हाथ में बहुत खुशी होगी, लेकिन लगता नहीं है कि वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर ये वजह नहीं है और सच में उनकी फॉर्म गई है, तो मेरे ख्याल से वो एक मौका जरूर यहाँ पर डिजर्व करते हैं। एक और मैं चीज कहूंगा यहाँ पर, ट्राई सीरीज जो हुई थी, माफ कीजिए, जो वनडे सीरीज वहां पर हुई थी, जब मुश्किल में थी यहाँ पर रोहित और दीपेंद्र के अलावा टीमें, तब वहां पर जो यंग परफॉर्मर्स है उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। बिल्कुल किया है। एक एक्सपीरियंस प्लेयर की वहां पर जरूरत होगी। अगर ज्ञानेंद्र मल्ला अपने आप को वनडे मैचेस के जरिए, इंटरनेशनल मैचेस नहीं है, वनडे मैचेस के जरिए अपनी फॉर्म को वापस लाते हैं और टीम में अपनी जगह बनाते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मैं तो अभी भी चाहूंगा ज्ञानेंद्र मल्ला जबरदस्त फॉर्म में वापसी करें और अच्छे स्कोर कर इस टीम में धमाकेदार तरीके से वापसी करें। आप क्या कहेंगे इस पे? और क्यों ना हो, क्योंकि जब टीम स्ट्रांग होगी, जब आपके मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होगा, अगर वो रन बना रहे हैं, उनका इंक्लूजन हो जाता है, सोच कर देखिए इससे टीम को क्या फायदा होगा। इतने बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर अगर टीम में जुड़ जाएं, परफॉर्म करें, परफॉर्म के साथ जुड़े, तो फिर रोहित, ज्ञानेंद्र और फिर दीपेंद्र, तो क्या मिडिल ऑर्डर मिलेगा। और फिर नीचे आके तो खैर हिटिंग होगी, पर मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो जाएगा अगर वो रन इस वनडे में बना पाए। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आने वाले वक्त में ओमान और स्कॉटलैंड से दौरा है, जो कि टेबल टॉपर्स यहाँ पर है। लास्ट ओमान सीरीज में ज्ञानेंद्र मल्ला ने एक बेहतरीन इनिंग खेल के मैच जिताई थी। तो अगर रोहित, दीपेंद्र और ज्ञानेंद्र फॉर्म में होते हैं और टीम में बने मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं, तो स्कॉटलैंड के खिलाफ बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। प्लेयर नंबर 8, बिल्कुल, और प्लेयर नंबर 8 है हमारे ऑलराउंडर आरिफ शेख। जी हाँ, हमने इन्हें इस बार भी मौका दिया है, और पिछले बार भी हमने इनको अपने जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग थी उस पर भी मौका दिया, यहाँ पर भी इनको हमने मौका दिया ही। बिल्कुल, और इनकी इस टीम में जगह जरूर बनती है। प्लेयर नंबर 9, भीम शार्की। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंक्लूजन जो है ये हमें इंटरेस्टिंग भी लगा, और लगा भी कि हाँ ये वर्थेबल हो सकते हैं, इस वर्थ है इनके अंदर, ये अपनी जो इस टीम में इंक्लूड हुए हैं, अगर इनको 11 में भी जगह मिले तो ये जरूर कर आएंगे अपनी टीम। बिल्कुल। और एक सिंपल सी बात यहाँ पर ये भी है कि भीम शार्की ने वो साइन जरूर दिखाया है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये नीचे आकर बैटिंग में काफी अपनी टीम के लिए योगदान दे सकते हैं। बेहतरीन फील्डर वो है ही, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है आजकल के क्रिकेट में। माफ कीजिएगा, एक बात और है यहाँ पर भीम शार्की के लिए, भीम शार्की से कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप 50 मारे, शतक मारे, 70-80 मारे। बिल्कुल, ये चीज सोच कर रखिए। अगर उनको 50, 60 और 80 या शतक मारना पड़े तो इसका मतलब है कि आपकी जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने शायद कुछ वर्क नहीं किया है। अगर भीम शार्की 30 रन भी अपनी टीम के लिए इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाउन में आकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूजन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लेयर नंबर 9, बिल्कुल, अब प्लेयर नंबर 9 हमारे यहाँ हो जाते हैं, माफ कीजिएगा 10 हमारे हो जाते हैं करण केसी।
जी हाँ, बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन स्पेल उनके रहते हैं, बेहतरीन बॉलर वो है, प्राइम बॉलर है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो अगर एक ओवर में अगर वो थोड़े से महंगे साबित होते हैं, दूसरे ओवर में लगता ही नहीं है कि वो करने जैसे कि पहले ओवर में थे, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। बहुत शानदार उनका एक्सपीरियंस है और नीचे आकर जो उनकी पावर एबिलिटी है वो अभी हमने थोड़ी बहुत 1-2 मैचेस में देखी भी और बहुत पहले भी लगातार देख रहे हैं, तो इन पे बात करना बेकार है। वो तो जाहिर सी बात है स्क्वाड में रहेंगे। प्लेयर नंबर 11, बिल्कुल अगले प्लेयर भी सेम ऐसे ही है और वो है सोमपाल कामी। जी हाँ, बेहतरीन बॉलर है। बस हाँ, थोड़ा सा जो हम कह रहे थे कुछ टाइम से कि बैटिंग में अगर वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करे तो बहुत अच्छा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बैटिंग में आपको 50, 60, 100 नहीं मारने हैं, 20 से 25 रन। अगर सोमपाल कामी कंसिस्टेंट बेसिस पे 20 से 25 रन अपनी टीम के लिए जोड़ देते हैं, अगर उनके पास बॉलें हैं तो 20 से 25 रन अपनी टीम के लिए जोड़ते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी वो नेपाल टीम के लिए, जो कि बहुत स्ट्रगल करती है फिनिशिंग में। हमने देखा फिनिश करने में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नेपाल करती रहती है, 7वें नंबर पर है एशियन टीमों में फिनिश में, अगर हम देखें उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में। प्लेयर नंबर 12, बिल्कुल प्लेयर नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर सुशांत भारी, जी हाँ, जो कि स्पिनर है और इस टाइम नेपाल टीम को जरूरत भी है कोई इनफॉर्म स्पिनर्स की। जी हाँ, अभी प्रो क्लब चैंपियनशिप जो हुई है वहां पर उन्होंने कंसिस्टेंट विकेट निकाले हैं, लगातार उनके वो विकेट निकाल रहे थे, कभी 2 विकेट, कभी 1 विकेट, कभी 2 विकेट, कभी इकोनॉमिकल गए लेकिन विकेटलेस गए, 2 विकेट, 1 विकेट, उनके लगातार वो विकेट निकाल रहे थे। और मेरे ख्याल से अब वक्त आया है कि उनको आप इस डोमेस्टिक मैचेस में, इस लिस्ट ए मैचेस में उनको मौका दें और यहाँ पर देखिए वो किस तरह से इन पिचेस पे और इन टीम के सामने बॉलिंग कराते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा सेकंड विकेट टेकिंग स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है वो अभी भी लगातार उसकी जो खोज है नेपाल के लिए वो जारी है। दीपेंद्र सिंह यारी इसने पहले ही बताया, अगर उन्होंने 10-10 ओवर कराएंगे तो उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट जरूर पड़ेगा, खास करके वनडे क्रिकेट में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो सुशांत भारी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सागर ढकेल को यहाँ पर अगर सागर ढकेल के बारे में आप क्या कहें? नहीं, उनको थोड़ा सा और अभी वक्त दीजिए, थोड़ा और वक्त, ओडीआई के लिए तो नहीं। जी हाँ, सिर्फ वनडे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी वनडे में अभी और मौके देने की इतना अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अभी जितने डोमेस्टिक हो, ईपीएल्स हो या फिर अभी आपके T20I क्रिकेट हो, वहां पर उनको साथ लेके जाएं, थोड़ा दिखाएं, क्रिकेट 1-2 मैच भी खिलाएं, वो अलग है, वो बहुत सही होगा उनके लिए। पर वनडे मैच ये बहुत अलग हो जाता है, बहुत ही अलग फॉर्मेट है। बिल्कुल, तो सुशांत भारी को यहाँ पर इंक्लूजन अगर वापस से किया जाए तो बेहतर होगा। खैर बाकी प्लेयर नंबर 30, बिल्कुल जितेंद्र मुखिया हमारे प्लेयर नंबर 13 होंगे, राइट आर्म मीडियम बॉलर और ये फास्ट मीडियम, माफ कीजिएगा, ये हमारे प्लेयर नंबर 13। बिल्कुल, जितेंद्र मुखिया एक अच्छे बॉलर हैं, तो कोई दोहराई नहीं है कि उनका इंक्लूजन हर हाल में होना चाहिए। प्लेयर नंबर 40, बिल्कुल, और यहाँ पर मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा कि विवेक यादव को हमने यहाँ पर लिया है, बिल्कुल एक चीज जरूर जानना चाहूंगा मैं थोड़े से, जब आपके साथ साथ आपने जब हम बात भी कर रहे थे कि और भी मैंने कुछ पढ़े भी, कमेंट भी पढ़े कि इसको रखा है, किसी नए चेहरे को रखा है टीम में। अभी आप क्या कहेंगे इस चीज पर कि मौका इन्हें नहीं मिला, ठीक से मौका नहीं मिला है और फैंस लोग चाहते हैं या और जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि और एक को उठाकर, 2-3 को उठाकर इस वाले स्क्वाड में भर दिया जाए, जबकि इन्हें तो मौका मिला ही नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, और मैंने भी बहुत लोगों को रिप्लाई किया है। बहुत लोग ये भी एक सोच है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि इन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा खेला, इनको उठा के नेशनल टीम में लाइए, इन्होंने अच्छा खेला, इनको उठा के नेशनल टीम में लाइए। वही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं उनसे बार बार ये कहता हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी टीम के लिए डेब्यू कर लिया है, जिन्होंने नेशनल स्क्वाड में लेके गए, विवेक यादव की अगर मैं बात करूँ, उन्हें नेशनल स्क्वाड में लिया जाता है लेकिन वो सिर्फ डगआउट में बैठे हुए रह जाते हैं। एक आध मैचेस उन्हें मिले, उसके बाद वो पूरी सीरीज में बैठे ही रह गए। आप विवेक यादव को क्यों नहीं टीम में ले रहे हैं, क्यों उनको मौके नहीं दे रहे हैं, क्यों इस प्लेयर को आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये समझ से बिल्कुल परे है। आप उनको मौका दीजिए। और ऑलरेडी बहुत सारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं जिन्हें 2-3 मैचेस हो गए, वो डेब्यू अपनी टीम के लिए कर चुके हैं, उनको तो पहले मौका दें, उनपे तो आप काम करें, उनपे तो कोच काम करें। ऊपर से आप वापस से, मैंने कहा भी था कि डोमेस्टिक से नेशनल टीम में लेके आना ये बहुत आम बात लगती है नेपाल क्रिकेट में, लेकिन उन प्लेयर्स पे काम करना, उनकी गलतियों पे काम करना वो रेयर ही नजर आता है। आपको जरूरत नहीं है ढेर सारे प्लेयर डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं तो उसको उठा के आप तुरंत एकदम नेशनल टीम में ले आए। बिल्कुल, देखिए अभी हमने अनिल शाह, प्रदीप ऐली, पवन सराफ, इन सबको भी देखा है। ज्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, 5-6 ऐसे कोई मैचेस हुए हैं, 3-4 मैचेस हुए हैं। दिलीप नाथ को, लोकेश बाम को भी देख लिया, सबको। आप लोगों ने ये कहा इनको इंक्लूड करो, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है, जो टीम में पहले आ चुके हैं लेकिन परफॉर्मेंस उससे हो नहीं रही, ऊपर से और ज्यादा डोमेस्टिक के प्लेयरों को ला कर वहां काम ना होना, कुछ ना होना, ये तो वेस्ट है। बिल्कुल जाहिर सी बात है।
दिलीप नाथ को आप देखिए, दिलीप नाथ आए यहाँ पर, उन्होंने नेशनल में खेला, जी हाँ, वो उनकी उतनी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं रही। सेकंड मैच में हमने देखा जब रोहित जल्दी आउट हुए तब उनके पास एक मौका था, वो पूरी तरह से वहाँ पर 19-20 साबित होते हुए नजर आए। प्रो क्लब चैंपियनशिप में डिजास्टर परफॉर्मेंस उनकी हुई है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो परफॉर्मेंस होगी, जाहिर सी बात है, नए प्लेयर से परफॉर्मेंस खराब होगी, लेकिन उन पे आप काम करें, बजाय ये अरे अब आप हटिए, अब डोमेस्टिक से हम और 2-3 को उठा कर लेकर आते हैं। ये सोच बिल्कुल खराब है। ऐसा नहीं है, सागर डकैत ईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लेकिन जब उन्हें टीम में लिया गया, मेरे ख्याल से शायद ही उन्हें 10 ओवर पूरे डाले होंगे अभी तक नेशनल में, उन्होंने शायद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने पूरे 10 ओवर का कोटा अभी तक कंप्लीट किया हो। तो आप देखिए कितने ज्यादा रन्स के लिए वो गए, क्या हुआ, वो तो ईपीएल में टॉप विकेट टेकर थे। यही चीजें बात है, जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक में है तो आप तुरंत उन्हें नेशनल में ले लें, मैं नहीं कह रहा मत लें, लेकिन तुरंत नेशनल में ले लेना और फिर अगर उनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल खराब होती है तो वो डगआउट में बैठे हुए आपको क्या अपनी ही हमारी टेस्ट टीम, हमारी इंडियन टीम की हम बात कर रहे हैं, छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा जल्दी से। वरुण चक्रवर्ती को लास्ट ईयर लिया गया था इंडियन टीम, लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में उन्हें लिया गया, एक आईपीएल के बेस पर उनको ले लिया गया, इंक्लूजन हो गया उनका T20 वर्ल्ड कप में डायरेक्ट। क्या हाल किया है उनका, माफ कीजिएगा, हमारे टीम ने न्यूजीलैंड हो या पाकिस्तान कोई भी हो, धो के रख दिया उनको और फिर वापस वो चले गए अपने लीग। बिल्कुल, और इसमें कोई डरा नहीं है कि इस बार वो टीम में होंगे भी नहीं। तो यही सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि आप डोमेस्टिक में अच्छा करने के बाद तुरंत उनको इंक्लूजन कर लें। हाँ, अगर आपके पास प्लेयर नहीं है, टीम में शॉर्टेज है प्लेयर्स की, तो आप डोमेस्टिक से उठाते हैं। आपके पास ऑलरेडी 15-16 की स्क्वाड है जो नेशनल को रिप्रेजेंट कर चुकी है, आप उन पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम होना रेयर ही दिखता है, कोच जो है उन पे काम रेयर ही करते हैं, बैटिंग मिस्टेक्स पे कोई काम नहीं होता और फिर आप लगातार इंतजार करते रह जाएंगे। तो ये सिर्फ एक कहते हैं बाजार टाइप का बन जाएगा, जिससे आपको हर मैच में टीम चेंज करनी पड़ जाएगी, लेकिन रिजल्ट कुछ खास निकल कर नहीं आने वाला। ये सोच थोड़ी सी अलग नजर आती है। प्लेयर नंबर 15 की आयन बात कर ले, उसके बाद एक चीज और उसकी बात करें, खत्म कर जरूर। लास्ट प्लेयर है हमारे डेली क्रिकेट के स्क्वाड के 15th प्लेयर और वो है पवन शराफ। जी हाँ, पवन शराफ को हमने इस स्क्वाड में अपने इंक्लूड किया है। बिल्कुल, उन्होंने कुछ लगातार विकेट्स भी अपने निकाले हैं और थोड़ी बहुत बैटिंग से भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है प्रो क्लब में भी। और देखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने जो टीम अपने ले रखे हैं, जो प्लेयर्स आपने अपनी टीम के लिए ले रखे हैं, उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें तो बेहतर होगा। आप जिसमें फिर से कहूँगा, ज़्यादा टीम में भरने की जरूरत नहीं है, आप 15 की स्क्वाड रखें और कम से कम 2 मैचेस में, शुरू के 2 मैचेस में सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएं, भले आप हारे या जीते। एक और चीज़, हाँ यार, ये भी और एक चीज़ है कि जिम्बाब्वे से हमें हारना नहीं है, जिम्बाब्वे से हम हार जाएंगे या जिम्बाब्वे को हमें हराना है, जिम्बाब्वे को हम हर हाल में हरा के रहेंगे, ये सोच भी थोड़ी सी समझ से बाहर है। मुझे ये बताइए, आप लिस्ट ए के मैचेस क्यों रखाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जरूर बताइएगा, लिस्ट ए के मैचेस क्यों रखवाए जाते हैं? कैप्टन और कोच या फिर जो बोर्ड होती है वो क्या सोच के लिस्ट ए के मैचेस रखवाती है? क्या हमें सामने टीम को हराना है? क्या हमें क्या किस वजह से रखवाया होगा? प्लेयर बिजी रहे, यंग प्लेयर्स को एक्सपोजर मिले, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को फॉर्म लाने का मौका मिले, ये रीजंस होते हैं लिस्ट ए के मैचेस रखवाने के। जब कोई ए टीम दौरा करती है तो ये रीजन होते हैं। नामीबिया की जो टीम है, जब आयरलैंड बॉल्स उनके यहाँ दौरा करने के लिए गई, नामीबिया के कोच ने क्या कहा, हम स्क्वाड में कुछ अच्छे प्लेयर्स और फॉर्म प्लेयर्स इंक्लूड करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कुछ यंग प्लेयर्स को हम और मौका देकर देखना चाहते हैं कि उनके पास क्या है हमें दिखाने के लिए। एक बार भी उनके इंटरव्यू में ये नहीं था कि हम तो आयरलैंड बॉल्स को हराने के लिए बैठे। उस प्रोसेस में अगर आपने जिम्बाब्वे को हरा भी दिया तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है जो कि बहुत अलग लेवल पे ले जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल सही, 100% आपका ये कहना सही है और यही होता भी है। आप सालों से देखते हुए आ रहे हैं ए दौरे या क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, टीमों को अपने मेन, मान लीजिए अगर कोई टीम है वो पहले दौरा कुछ अपने लोगों को भेजना चाहती है तो वो डायरेक्ट अपनी टीम को नहीं भेजेगी, वो ए टीम को भेजेगी, वहाँ की कंडीशन को जानेगी, जो टेस्ट सेशंस करते हैं यहाँ पर, वहाँ की कंडीशन को जानेगी, वहाँ पर कुछ प्लेयरों को टेस्ट करने के लिए भेजेगी ताकि उन प्लेयरों को अच्छा परफॉर्म करे तो सीधा हम स्क्वाड में ले लें ताकि उससे हमें टीम को बेनिफिट हो जो हमारा मेन दौरा होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारी चीजें सोचने वाली बात है। आप लिस्ट ए मैचेस की इंपॉर्टेंस को अभी भी कई सारे जो व्यूअर्स है कुछ आज समझ नहीं पा रहे हैं, पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर 150 ओवर खेलना, बैटिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय आपका 2-1 से या 3-0 से सीरीज जीता है जिम्बाब्वे को हराना। अगर आप सीरीज जीत जाते हैं और फिर से वही 3-4 प्लेयर हीरो बनते हैं तो मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद रहेगी नहीं। फिर देखना होगा कि यंग प्लेयर्स किस तरह से इस मौके का फायदा उठाते हैं।
एंड एक बार आप और वापस से पूरी 15 जो प्लेयर है उनका नाम ले लें और ये आपकी स्क्रीन पर पूरी की पूरी 15 जो है वो नजर आए। जरूर। सबसे पहले कप्तान संदीप लामिछाने और उसके बाद हमारे पहले दूसरे प्लेयर हो जाते हैं कुशल गुर्तेल, तीसरे आसिफ शेख, यहाँ पर चौथे देव खनन जी हाँ, और पांचवें रोहित पुड़ैल, 6 दीपेंद्र सिंह एरी, 7 ज्ञानेंद्र मल्ला, 8 आरिफ शेख, 9 भीम शांति सॉरी, 10 करण केसी, 11 सोमपाल कामी, 12 सुशांत भारी, 13 जितेंद्र मुखिया, 14 विवेक यादव एंड 15 पवन शराफ। बिल्कुल, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लगातार रिपोर्ट्स और अपडेट्स क्रिकेट से रिलेटेड पूरी क्रिकेट से रिलेटेड आपके सामने प्रेजेंट हम करते रहेंगे। कम्युनिटी टैब में भी बहुत सारे अपडेट्स हम लगातार करते रहते हैं, एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।